औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जॉन डेवी। जॉन डेवी को अगर हम देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के हवाले से, और स्पेसिफिकली जॉन डेवी जो है प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी का बानी भी है। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि जो बच्चे होते हैं उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके सीखना चाहिए। जितनी भी क्लास होती है उसके अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए। और इन्होंने एक स्कूल भी जो है लेबॉर्टरी स्कूल के नाम से शिकागो यूनिवर्सिटी में ओपन किया था। ठीक है, और इसका ताल्लुक जो है वो है यूएसए अमेरिका से। तो इसके यहाँ चांडेवी के यहाँ एजुकेशन जो है इट इज़ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन होती है, चूंकि एजुकेशन इज़ अ होल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसीलिए जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेप होते हैं अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रिफाइन होते हैं। ठीक है, तो जॉन डेवी के नज़दीक जो एजुकेशन है दिस इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये बहुत ही वेल नोन डिफिनीशन है जॉन डेवी की। लाइफ लाइफ स्पेन अगर हम देखें इसका 1859 से 1952 तक है। ठीक है, इसी दौरान एक और भी हमारे पास इसी लाइफ स्पेन में एक और भी फिलोसफर है जिसका नाम है किलपेट्रिक। तो जॉन डी और किलपेट्रिक जो है इन दोनों ने काम किया था प्रोजेक्ट मेथड और एक्टिविटी बेस्ड मेथड पे। ठीक है, और स्पेसिफिकली जॉन डीवी की मौत के बाद जो इनका सक्सेसर है वो किलपेट्रिक है। और जो काम किलपेट्रिक ने किया था ज़्यादातर, तो वही जॉन डेवी का काम भी है, और इन दोनों का नजरिया जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये कौन था? ग्रेटेस्ट ऑफ द प्रेगमेटिस्ट। ये प्रेगमेटिस्ट था, ठीक है, और प्रोग्रेसिविस्ट भी था। लेकिन प्रेगमेटिस्ट का ये प्रोपोनेंट था, एक्सपोनेंट था, जबकि प्रोग्रेसिविज्म का ये बानी था। ठीक है, अच्छा, and generally recognized as the most outstanding philosopher his country has yet produced। मतलब इसी तरह कोई और फिलोसफर आज तक उसी कंट्री में अमेरिका में पैदा नहीं हुआ। Made significant contribution to virtually every field of philosophy as well as to such other areas of inquiry as education and psychology। education और psychology में भी इन्होंने काम किया है। Active for 70 years as a scholar, he was a prolific writer, publishing approximately 50 books and more than 800 articles. Many of these have been translated into various foreign languages. New volumes are still coming out with more DV material. Mainly correspondence and books and articles on him are appearing at a rapidly increasing rate। मतलब इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही ज़्यादा है एजुकेशन के हवाले से। ठीक है, तो अभी अब हम इसकी फिलॉसफी के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं कि जॉन डेवी की जो थिंकिंग है उसके फीचर्स क्या है। इन्होंने 1896 में शिकागो यूनिवर्सिटी में एक स्कूल कायम किया था जिसका नाम था लेबॉर्टरी स्कूल। ठीक है, फिर ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी। इसको फादर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी कहा जाता है। और अगर हम देखें तो फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो विलियम जेम्स है, और फादर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी जो है वो जॉन डेवी है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड का ये बानी था। लेकिन इसका जो सक्सेसर है इस पे फिर काम किया था किलपेट्रिक ने, वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और फिर प्रोजेक्ट मेथड के चार टाइप जो है वो किलपेट्रिक ने दिए थे कि प्रोजेक्ट मेथड जो है उसके चार टाइप भी है। फर्दर हम इसको उसी चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम पेडागाजी पे जाएंगे। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। मेथड ऑफ टीचिंग, लर्निंग अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। मतलब बच्चे को देखते हुए, उसकी नीड्स को देखते हुए, उसकी इंटरेस्ट को देखते हुए हमने जो है अपनी टीचिंग करनी चाहिए। ठीक है, ना कि ऑटोक्रेटिक वे से। ठीक है, जॉन डेवी को अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली ये बात करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की। और ये बात करते हैं कि स्कूल के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी मीन कि जो स्टाफ है, जो स्टूडेंट है, और जो फॉर एग्जांपल हेड मास्टर और प्रिंसिपल है, जो लीडर है या मैनेजर है, उन सबको मिल के काम करना चाहिए, न कि उसमें एक हायरार्की हो। ठीक है, तो इसीलिए ये कहता है कि डेमोक्रेटिकली जो है वो एक सिस्टम स्कूल को जो है डेमोक्रेटिकली डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे रन करनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहता है जॉन डेवी? आगे कहता है, अच्छा,
ही वॉज द फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी। मैंने आप लोग को बताया भी था, प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी जो है ये एक एजुकेशनल फिलोसफी है, और इसका जो बेस है वो बना था प्रेगमेटिज्म फिलोसफी पे। ठीक है। और प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी भी यही बात करती है कि लर्निंग बाय डूइंग और प्रैक्टिकल लर्निंग और सेंसरी लर्निंग और लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, जो फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है चीजों को टच करके जो हम नॉलेज हासिल करते हैं, दिस इज प्रोग्रेसिविज्म आइडियाज। ठीक है। ही सेज स्कूल शैल बी रन ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, पहले भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। डीवी करिकुलम हैज 3 लेवल्स: मेकिंग एंड डूइंग, चीजों को बनाना; स्पेस एंड टाइम, उसमें स्पेस स्पेसिफिकली और टाइम, इनको मैनेज करना। स्पेस एंड टाइम पे आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जो हमारे पास मारियम आंटी सूरी है, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है कि किसी तरह जो है टाइम मैनेजमेंट किया जाता है क्लासरूम के अंदर। और फिर उसकी जो स्टूडेंट है हिलिन पार्कहस्ट, उसको भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इन्होंने स्पेसिफिकली टाइम मैनेजमेंट पे कि क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर टाइम को किस तरह मैनेज करना चाहिए। ठीक है। तो उसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो इनके डीवी के हाँ करिकुलम के जो है वो 3 लेवल है। एक है मेकिंग एंड डूइंग, मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग। एक है स्पेस एंड टाइम, मतलब टाइम और स्पेस को मैनेज करना। कॉन्सेप्ट एंड साइंस सब्जेक्ट, और साइंस सब्जेक्ट जो है वो इन्होंने जो है लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है, तो जाहिर बात है ये साइंस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। तो जान भी हमने पढ़ा, इसके बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यही थे कि ये प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी का बानी है। सेकंड, ये डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, ये इंटीग्रेशन पे बिलीव करते हैं, ये स्कूल के अंदर डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, और ये लर्निंग बाय डूइंग पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। हॉरिस मैन को हम पढ़ते हैं। हॉरिस मैन का लाइफ स्पेन जो है वो 1796 से 1859 तक है। ठीक है, 1859 तक है। ये जीरो जो है ये मिस्टेकनली लगा है। ठीक है। इसका ताल्लुक अमेरिका से है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था स्पेसिफिकली नॉर्मल स्कूल और कॉमन स्कूल का। ठीक है। नॉर्मल स्कूल ऐसे स्कूल होंगे जहां पर टीचर्स को है, टीचर को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो की जाएंगी। और नॉर्मल स्कूल का जो मोटो होगा वो होगा टू प्रोड्यूस प्रोफेशनली साउंड टीचर। ठीक है। तो नॉर्मल स्कूल का कॉन्सेप्ट भी हॉरिस मैन ने दिया था, और कॉमन स्कूल का कॉन्सेप्ट भी हॉरिस मैन ने दिया था। पेस्टोल्जी जो है उन्होंने भी नॉर्मल स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया है, आगे इंशाल्लाह उसको भी हम पढ़ेंगे। Establish college called normal school for teacher training capable were promoted and unfit were eliminated। मतलब जो ट्रेनिंग में पास हो जाते थे तो उनको प्रमोट किया जाता था, और जो रह जाते थे तो उनको इलिमिनेट किया जाता था। दिस इज हॉरिसमैन फिलोसफी। इन्होंने कॉमन स्कूल मूवमेंट जो है ये एक मूवमेंट स्टार्ट की थी कि जितने भी चिल्ड्रन है उसके लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है। अमेरिका के अंदर दी स्कूल was for student to provide free education। ठीक है। ही आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन एजुकेशन, ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कि फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन एजुकेशन कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन एजुकेशन जो है वो हॉरेस मैन है। ठीक है। हेलेन पार्कहर्स्ट जो है ये मारिया मॉन्टेसोरी की स्टूडेंट है। ठीक है। मारिया मॉन्टेसोरी जो चूंकि आगे आ रही है उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा उसको पहले उसको पढ़ते हैं क्योंकि ये उसके स्टूडेंट है, तो उसका जो आइडियाज़ है वो यहाँ पर ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होंगे। अच्छा, ये है मारिया मॉन्टेसोरी। ये एक इटालियन है। ठीक है। और इसका जो लाइफ स्पेन है वो है 1870 से 1952 तक। ठीक है। मारिया मॉन्टेसोरी ये फर्स्ट वुमेन डॉक्टर थी जो कि रोम यूनिवर्सिटी से फारिग हुई थी। और इन्होंने कहा था कि क्लासरूम में बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए, क्लासरूम बिल्कुल रिच होना चाहिए, चीज़ों से बिल्कुल ही रिच होना चाहिए, उसमें मटेरियल होने चाहिए, एवियर्ड्स होने चाहिए, सेंसरी ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए कि बच्चे उनके साथ खेले, खेल कूद के वो लर्न करें। ठीक है। तो इन्होंने इस ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिया था। और फिर ये कहता है एब्जॉर्बेंट माइंड का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। ये कहता है कि बच्चे की जो माइंड होती है ये 1 साल से लेकर 6 साल तक एब्जॉर्बेंट माइंड होती है, मतलब वो सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है इसी दौरान। ठीक है। चाहे आप उसको जो भी समझाने की कोशिश करो एब्जॉर्ब कर सकता है। और फिर ये कहती है कि 1 साल से लेकर 6 साल तक जो बच्चा होता है तो इसका जहन मैथमेटिक्स के लिए प्रॉपरली बना हुआ होता है, क्योंकि सबूत में वो कहती है कि जिसी तरह बच्चे जो है क्लासिफाई करते हैं, फिर ऑर्डर देते हैं चीज़ों को, और फिर इसी तरह उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये सारी क्वालिटी जो है ये मैथमेटिक्स के है। ठीक है।
तो शी वॉज फर्स्ट वुमेन डॉक्टर हु हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम रोम यूनिवर्सिटी इन 1896। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग आर इन्वायरमेंटल रिचनेस। मैंने आप लोगों को कहा कि इन्वायरमेंट रिच होना चाहिए क्लासरूम के अंदर, खाली क्लासरूम नहीं होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए, सेंसरी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, टीचिंग मटेरियल एवियर्स होने चाहिए एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे के अंदर, ठीक है। शी सेज दैट इन फर्स्ट 6 years of a child mind is inclined to mathematics by ordering and classifying and comparing the object। ये तो मैंने आप लोग के लिए पहले एक्सप्लेन किया कि बच्चे का जो माइंड होता है पहले 6 year में वो बिल्कुल ही मैथ्स की तरफ रागिब होता है, ठीक है। फिर क्या कहती है, ये कहती है अप टू 6 year चाइल्ड हैज एब्जॉर्बेंट माइंड। ये भी मैंने आप लोग के लिए एक्सप्लेन किया। ये इनके बहुत ही प्रोमिनेंट जो है आइडियाज है। और इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं फॉल्स फेटिज। फॉल्स फेटिज का मतलब ये है कि ये समझती थी कि अगर फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे, चूंकि इन्होंने ज्यादातर काम छोटे बच्चों पे किया है, ईसीसी जिसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन, ठीक है, इन पे किया था। तो इनका मानना था कि बच्चे जो है 3 घंटों से ज्यादा नहीं सीख सकते, मतलब उसकी एनर्जी जो होती है जस्ट वो 3 घंटों तक ही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्कूल है वो 7 o'clock ओपन होता है और 10 o'clock उसकी छुट्टी होनी चाहिए या उसको भी। अच्छा जी सॉरी, कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, आवाज़ मेरी पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। अब एक दफा तो कट गया था, अब सही है। खैर है, बीच में जो है ये डिसरप्ट हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग कनेक्ट रहा करो। अगेन मैं इंशाल्लाह रिटर्न होता रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये फॉल्स पेटेज की मैं बात कर रहा था कि ये जो मारियम मोंटेसोरी है इन्होंने फॉल्स पेटेज का कॉन्सेप्ट भी दिया था। और ये कहती है कि जो बच्चे की दिमाग होती है वो जस्ट 3 घंटों तक ही काम कर सकता है। और जब 3 घंटों से ज्यादा हम अगर बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करें तो वो नहीं सीख सकता, ठीक है। फिर उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। अच्छा, मेरे ख्याल में आवाज़ पहुंच रही है अभी हबीब रहमान साहब? जी पहुंच रही है, ठीक है अब। ओके जी, ओके। अच्छा, इनके कुछ करेक्टरिस्टिक है जो इनकी फिलॉसफी है। चाइल्ड सेंटर लर्निंग, मतलब स्टूडेंट लर्निंग जो है वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, न कि टीचर सेंटर, जिसको हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, जो स्टूडेंट खुद ही अपने इंटरेस्ट से चीजें सीखने की कोशिश करे, ठीक है। फिर क्या कहती है कि prepared environment classroom are equipped with specially designed material that are accessible to children, allowing them to choose activities based on their interest। क्लासरूम के अंदर चीजें होनी चाहिए, रंग बिरंगी चीजें होगी, बच्चे खेलेंगे, खेल कूद में वो सीखेंगे, ठीक है। मिक्स्ड एज ग्रुप्स। अच्छा, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो बच्चे होंगे इस तरह नहीं होगा कि ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। सारे बच्चे मिलजुल कर जो है वो कम्युनिटी थ्रू, जस्ट लाइक कम्युनिटी और कोलाबरेटिवली वो क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। मोंटेसोरी क्लासरूम्स टिपिकली है वो मिक्स्ड एज ग्रुप्स, allowing younger children to learn from older ones and vice versa। This arrangement promotes a sense of community and collaboration among students, ठीक है। मिलजुल के सीखेंगे तो एक कम्युनिटी सेंस भी उसमें डेवलप होगा, ठीक है। फ्रीडम विद इन लिमिट्स, फ्रीडम होना चाहिए लेकिन थोड़ा लिमिट्स भी होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह रोसो कहता है कि बिल्कुल ही उनको आज़ादी दे दो, तो इस तरह की आज़ादी जरूरी नहीं है, ठीक है। मॉन्टेसोरी एजुकेशन प्रमोट द आइडिया ऑफ गिविंग चिल्ड्रन फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड मेक चॉइसेस विद इन स्ट्रक्चर एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ये देखो, स्ट्रक्चर और सपोर्टिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं, न कि बिल्कुल ही इनफॉर्मल एनवायरनमेंट हो, नॉन स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट हो, बिल्कुल जिसके रूल्स रेगुलेशन ना हो, जिसमें बिल्कुल डिसिप्लिन ही ना हो, ऐसा माहौल नहीं चाहिए। ऑब्जर्वेशन एंड इंडिविजुअल लर्निंग, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग जो है ये एक ऐसा लर्निंग है जिसमें हम हर एक इंडिविजुअल को फोकस करके उनके नीड्स और इंटरेस्ट को फोकस करके अपनी लर्निंग जो है वो करते हैं। दिस इज इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन और इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होनी चाहिए। मोंटेसोरी टीचर्स आर ट्रेन टू ऑब्जर्व ईच चाइल्ड यूनिक स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट एंड चैलेंजेस। दिस इंडिविजुअलाइज्ड, अच्छा जी, this individualized development of
प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स मॉन्टेसरी एजुकेशन, अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ स्किल मतलब इसमें आ जाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, सीखेंगे इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग के साथ। ठीक है, मॉन्टेसरी एजुकेशन places a strong emphasis on developing practical life skills such as cleaning, cooking and self care। जो स्कूल होगा उसके अंदर ये चीजें वो बच्चे करेंगे तो उसमें ये क्वालिटीज आएगी। ठीक है, फोकस ऑन द होल चाइल्ड, मॉन्टेसरी एजुकेशन इज होलिस्टिक। ये देखो, होल चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात जॉन डेवी भी करता है, ये पेपर में आया हुआ है कि होल डेवलपमेंट या होल चिल्ड्रन डेवलपमेंट की बात कौन करता है, तो वो जॉन डेवी अगर वहां पर हो तो पहले तो जॉन डेवी बात करता है कि होल, ना कि एक स्पेसिफिक करेक्टर की डेवलपमेंट बल्कि होल चिल्ड्रन की, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट है, चाहे सोशल डेवलपमेंट है, चाहे चाहे उसमें सिविक सेंस है, तो ये सारे जो है उसमें आनी चाहिए। तो इसलिए इनकी जो थिंकिंग है वो है whole child development पे। Montessori education is holistic, addressing the cognitive, social, emotional and physical development of the child। ये देखो फॉल्स पेटिज का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था और इन्होंने चिल्ड्रन हाउस एक स्कूल बनाया था 1907 में। ठीक है, 1907 के अंदर इन्होंने जो स्कूल बनाया था तो स्कूल इस तरह था कि 3 घंटे बच्चे पढ़ते थे, फिर उनको बिल्कुल ही रेस्ट दी जाती थी, फिर अगेन 3 घंटे पढ़ते थे। और इन्होंने कहा था कि जो 10 बजे होते हैं मतलब 10 AM स्पेसिफिकली, इसमें फॉल्स पैटेज बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को, तो इसी टाइम में थोड़ा ब्रेक देना चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये थी मारिया मोंटेसोरी। अगेन हम पीछे जाते हैं और पढ़ते हैं इसकी जो हिलिंग पार्क हर्स्ट है, चूंकि वो इसके स्टूडेंट है तो इसीलिए इसके आइडियाज़ और इनके आइडियाज़ मोंटेसोरी के आइडियाज़ थोड़े सेम है और ये जो है इसमें एक कनेक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हिलिंग पार्क हर्स्ट जो है इसके लाइफ स्पेन अगर हम देखें तो 1887 से 1973 तक है और इन्होंने डाल्टन प्लेन का कॉन्सेप्ट दिया था। डाल्टन प्लेन इसी ही इंटरव्यू में ये पूछा गया है कि व्हाट इज डाल्टन प्लेन। ठीक है, तो ये हेलिन पार्क हर्स्ट जो है इनका दिया हुआ है। हेलिन पार्क हर्स्ट जो है ओरिजिनेटर ऑफ द डाल्टन प्लेन एंड फाउंडर ऑफ द डाल्टन स्कूल इन न्यूयॉर्क। डाल्टन न्यूयॉर्क का एक शहर है, एक शहर का नाम है। ठीक है, तो इन्होंने इसीलिए शहर के नाम से इनको मंसूब किया है। ठीक है, पार्कहर्स्ट वाज मॉन्टेसोरी एसोसिएट, मॉन्टेसोरी ने इसको पढ़ाया था। द डाल्टन स्कूल फाउंडेड बाय हेलेन पार्कहर्स्ट इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1919। Parkhurst developed a three-part plan that continues to the structural foundation of a Dalton plan consists of। स्कूल कैसा होगा, स्कूल के अंदर 3 चीजें होगी, एक होगा हाउस, एक होगा असाइनमेंट और एक होगा लैब। मतलब इस तरह नहीं होगा कि उसमें क्लासेस होंगी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह क्लासेस नहीं होगी। एक स्कूल होगा, बड़ा स्कूल, उसके अंदर जब बच्चे आएंगे 3 चीजें वहां पर होगी। स्कूल को हम डिवाइड करेंगे हाउस में, असाइनमेंट में और लैब में। ठीक है, हाउस में हम क्या करेंगे, प्रॉपर जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, जिस तरह स्कूल में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हाउस में हम बच्चों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो होगा असाइनमेंट, असाइनमेंट में जो असाइनमेंट हफ्ते में एक दिन होगा असाइनमेंट की क्लास, और उसी टाइम जो बच्चे होंगे जो असाइनमेंट वगैरह रहते हैं, जो चीज़ें वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह रहते हैं, तो इनकम्प्लीट वर्क को वो कंप्लीट करेंगे उसमें। ठीक है, और लैब में जो प्रैक्टिकल काम होता है स्पेसिफिकली बच्चे वही करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि स्कूल के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, हाउस, असाइनमेंट एंड लैब। हाउस क्या होगा, हेलेन पार्कहर्स्ट बिलीव इट वाज क्रूशियल दैट ईच स्टूडेंट बिलोंग टू स्मॉलर कम्युनिटी। मतलब छोटे छोटे क्लास बनाना स्कूल के अंदर, ये उसके प्योर में नहीं थी। Within the larger school, a group where each child would learn under the watchful eye of the caring teacher। तो ये देखो हाउस क्या होगा, हाउस में टीचर होगा और क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हाउस। हाउस के बाद जो है हमारे पास दूसरा है असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या होगा, द असाइनमेंट रिप्रेजेंट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर in addition to defining common obligations for daily classwork, long-term projects and homework. Dalton assignment are uniquely structured to promote an internalization and refinement of time management and organizational skills, while offering students opportunities to develop their individual strengths and address their specific needs. The assignment is introduced in the first program and increases in scope and complexity through middle and high school। जो फर्स्ट बच्चे जब आएंगे तो उनको आसान सा असाइनमेंट दिया जाएगा, आसान से प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। जो ही वो आगे जाएंगे, प्रमोट होंगे मिडिल या हाई स्कूल की तरफ, तो उनको
कॉम्प्लेक्स जिस तरह हम इंडक्टिव कहते हैं, इंडक्टिवली उसको असाइनमेंट दिए जाएंगे। ठीक है। लेबोरेटरी में क्या होगा? लैब टाइम इज द टाइम ड्यूरिंग द वीकली स्केड्यूल। लेबोरेटरी हफ्ते में भी ये भी एक क्लास होगी। इसमें क्या होगा? पर द स्टूडेंट वर्क विद देयर टीचर इंडिविजुअली आर इन स्मॉल ग्रुप। यहाँ पर स्टूडेंट काम करेंगे इंडिविजुअली या छोटे छोटे ग्रुप्स में, जिस तरह लेबोरेटरी के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स जाते हैं। ठीक है। दिस इज द टाइम फॉर इंक्वायरी, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड कोलैबोरेशन। ठीक है। हेलिंग पार्क हस्ट, डाल्टन प्लेन की मानी है, इन्होंने स्कूल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो था वो था हमारे पास एक है असाइनमेंट, एक है लेबोरेटरी, और एक जो है हमारे पास है हाउस। हाउस, असाइनमेंट एंड लेबोरेटरी। ठीक है। हाउस में क्या होगा? टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होगा। असाइनमेंट में जो प्रोजेक्ट होंगे स्टूडेंट को दिए जाएंगे इंडक्टिवली, जो ही वो बढ़ेगा अच्छे क्लास की तरफ जाएगा, हायर क्लास की तरफ, तो असाइनमेंट की जो कम्प्लेक्सिटीज है वो इंक्रीज होती जाएगी। जिस तरह हम स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटीज। ठीक है। लेबोरेटरी में क्या होगा? वन टू वन इंटरेक्शन और स्मॉल ग्रुप एंड टीचर इंटरेक्शन होगा। और यहाँ पर एक हफ्ते में एक दिन जो है ये क्लास लगेगा, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे? प्रैक्टिकल वर्क करेंगे विद टीचर कोलैबोरेशन। ठीक है। जेज पिस्थोलॉजी, पिस्थोलॉजी को अगर हम पढ़े 1746 से 1827 तक इसका लाइफ स्पेन है। तो जेज पिस्थोलॉजी, जॉन हेनरिक पिस्थोलॉजी मेरे ख्याल में इसका पूरा नाम है, और ये जो है ये इंस्पायर था रोसो से। और रोसो को अगर हम देखें तो नेचुरलिस्ट है और नेचुरलिज्म फिलोसफी से उसका ताल्लुक है। तो जेज फिलोसफी पिस्थोलॉजी, सॉरी, ये जो है ये भी नेचुरलिस्ट फिलोसफी पे जो है बिलीव करते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो सेंसरी मटेरियल है, जो सेंसरी लर्निंग है, उसको प्रमोट करना चाहिए। और जो स्टूडेंट होंगे, जैसा रोसो कहता है कि इसको छोड़ो, बस नेचर जो है खुद ही बच्चों को सिखाएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको आप मना कर रहे हो कि आपने आग की तरफ नहीं जाना है, और वो जाता है तो वो जल जाएगा एक टाइम। जब जल जाएगा तो उसको उसका समरा मिल जाएगा, फिर अगेन उसकी तरफ जाएगा भी नहीं। ठीक है। तो इसी तरह जेज पेस्टोलॉजी भी कहता है, ये भी नेचुरलिस्ट है। ही एस्टेब्लिश नॉर्मल स्कूल इन 1825। पहले मैंने आप लोगों को कहा, हॉरेस मैन ने भी नॉर्मल स्कूल और कॉमन स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया था, और जेज पेस्टोलॉजी जो है इन्होंने भी नॉर्मल स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया है। और नॉर्मल स्कूल जो होंगे, इस पे क्या होगा? टीचर की ट्रेनिंग होगी। ठीक है। ही एम्फसाइज्ड ऑन ऑब्जेक्ट लर्निंग और सेंसरी लर्निंग। मैंने आप लोगों को कहा ऑब्जेक्ट लर्निंग और सेंसरी लर्निंग जो है ये रोसो के कॉन्सेप्ट है, और ये और रोसो जो है इन पे ये नेचुरलिज्म फिलोसफी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। ही हैज आल्सो कंसिडर द फादर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये पेपर में आया हुआ है कि वोकेशनल एजुकेशन का बानी कौन है, फादर कौन है। तो वोकेशनल एजुकेशन का फादर जो है वो है जेज पिस्थोलॉजी। मॉडर्न एजुकेशन का भी जो है ये है, लेकिन अगर हम देखें तो मॉडर्न एजुकेशन का जेज पिस्थोलॉजी है, लेकिन अमेरिकन मॉडर्न एजुकेशन का होरेस मैन है। ठीक है। और इनके कॉन्सेप्ट भी हो थोड़े थोड़े सेम है। दैट्स वाई दोनों जो है मॉडर्न एजुकेशन के मानी है, लेकिन जज पिस्तालजी को मॉडर्न एजुकेशन का बानी कहा जाता है, जबकि होरेस मैन को अमेरिकन मॉडर्न एजुकेशन का बानी जो है वो कहा जाता है। ठीक है। ही सेज स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू 3H। 3H का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी जाता है, हेड, हार्ट एंड हैंड। 3H इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे फिर ब्लूम टेक्सोनोमी में। जो कि मेंटल प्रोसेस होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, और फिर उसके बाद जो हमारे पास साइकोमोटर डोमेन, और फिर हमारे पास अफेक्टिव डोमेन। तो वो भी हेड, हर्ट और हैंड जो है इस बेस पे है, उसको भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये 3H का कॉन्सेप्ट जो है ये JH पेस्थोलॉजी का दिया हुआ है। ही सेज स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू 3H। ही वाज इंस्पायर्ड बाय रूसियो। मैंने आप लोगों को कहा कि रूसियो या रोसो जो था, ये उनसे इंस्पायर था, ये JH पेस्थोलॉजी। ठीक है। His aim of education was to regenerate society through educating the mass। मास को एजुकेट करके सोसाइटी को रीजनरेट करना, दिस बेसिकली द एम ऑफ द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू JH पेस्थोलॉजी। ठीक है। आगे है फ्रेडरिक प्रोइबल। अच्छा, फ्रेडरिक प्रोइबल को अगर हम पढ़े, ये देखो फिलोसफर जो है ये जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग इसकी लिंक जो है फिदा करो, तो आप लोग के लिए फिर इजी होगा। जिस तरह हम सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और प्लेटो, इन दिनों तीनों के दरमियान एक लिंक बना के उसको पढ़ते हैं, जिसी तरह हम मारिया मॉन्टेसोरी एंड जो हेलेन पार्क हस्ट है उसके एक लिंक बनाते हैं, जिस तरह हम जॉन डेवी
और किलपेट्रिक का एक लिंक बनाते हैं। तो इसी तरह जेज पेस्टोलॉजी और प्रेडिक्ट प्रोइबल जो है इनका भी एक लिंक है, और ये लिंक यही है कि प्रेडिक्ट प्रोइबल जो है ये इंस्पायर था पेस्टोलॉजी से, लेकिन इसका एक इख्तिलाफ था पेस्टोलॉजी के साथ, और वो इख्तिलाफ ये था कि पेस्टोलॉजी जो है वो नेचुरलिस्ट है, नेचुरलिज्म फिलोसफी पे बिलीव करते हैं, जबकि ये आइडियलिस्ट है, ये आइडियलिज्म फिलोसफी पे जो है उस पे जो है बिलीव करते हैं, और इनके जितने भी आइडियाज है वो ज़्यादातर सेम है। और प्रेडिक्ट प्रोइबल और जो हमारे पास ये पेथोलॉजी है दोनों स्विस है, स्विट्जरलैंड से इसका ताल्लुक है, ठीक है। और बर्थ ऑफ किंडरगार्टन, किंडरगार्टन गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, इसका कॉन्सेप्ट जो है ये दिया है प्रेडिक्ट प्रोइबल ने, ठीक है। प्रेडिक्ट प्रोइबल, अच्छा सॉरी ये जर्मन से है, मेरे ख्याल में मैंने इसको स्विस पढ़ा, लेकिन ये जर्मन से है, ठीक है। प्रेडिक्ट प्रोइबल वाज अ जर्मन एजुकेशनिस्ट who laid the foundations of modern education system based on recognition that children have unique needs। जो भी आप लोग पढ़ोगे ये पिलॉस पर, तो सारे ये कहते हैं कि चिल्ड्रन हैव यूनिक नीड्स, ये तो सारे इस पे एग्री है, एंड कैपेबिलिटीज। जस्ट इसेंशियलिस्ट जो हम पढ़ेंगे, तो इसेंशियलिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये जो इंसान का नेचर है ये सेम है, तो इसीलिए इसका एजुकेशन जो है वो सेम होना चाहिए। और जितने भी है वो बिल्कुल इसी बात पे मुत्तफिक है कि हर एक बंदे की नीड दूसरे से मुख्तलिफ है, और ये कहते हैं कि चिल्ड्रन के नीड्स बिल्कुल ही यूनिक है और उसकी कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो between 1808 and 1810 he attended the training institute run by John Pestalozzi। ये देखो, इन्होंने जॉन पिस्तालुजी का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था वो अटेंड किया, एक्सेप्टिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पेस्टोलॉजी थ्योरी इंक्लूडिंग परमिसिव स्कूल एटमॉस्फेयर। परमिसिव स्कूल एटमॉस्फेयर या कंड्यूसिव स्कूल एटमॉस्फेयर सेम होता है, जहां पर बच्चे की जितने भी नीड्स है उनको हम क्या करें, एड्रेस करें, ठीक है। तो इन्होंने वही जो ट्रेनिंग थी पेस्टोलॉजी के अंदर वो ले ली। जब ले ली, एज द ideal environment for learning emphasize on nature and the object lesson, however Froebel was a strong idealist। ये देखो फ्रोइबल जो है ये स्ट्रॉन्ग आइडियलिस्ट है, और पेस्टोलॉजी का मैंने आप लोगों को कहा कि वो क्या था, वो नेचुरलिस्ट है। Froebel was a strong idealist whose view of education was closely linked to religion। He felt that Pestalozzi theory lacked a spiritual mean that, according to Froebel, was the foundation of the early learning। मतलब स्पिरिचुअल का जो टच है, आइडियाज का जो टच है, जो आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी है वो मिसिंग है। किस में ये अच्छा जी, आवाज मेरी पहुंच रही है? कंफर्म कीजिएगा प्लीज, हबीब रहमान साहब, मुजाहिद साहब। है आपका सर। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। तो प्रोइबल की फिलॉसफी अगर हम देखें, देखो प्रोइबल ने कहा था कि जब अल्लाह ताला इंसान को पैदा करता है इसी दुनिया में, तो पीछे से एक ऐसी फोर्स होती है जो कि इनको बाइंड रखता है, एक अनसीन फोर्स है जो सारी चीजों को बिल्कुल ही बाइंड रखता है। और इन्होंने इसी फोर्स को नाम दिया था आइडिया ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कि मतलब ये जो डाइवर्सिटी है इसमें जो यूनिटी है, ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं, इनको एक अनसीन पावर जो है वो बिल्कुल ही जोड़ के रखता है, ठीक है। और इनको इन्होंने स्पिरिचुअलिटी कही थी, ठीक है। दैट्स वाई प्रोइबल का ताल्लुक जो है वो आइडियलिज्म, इसको इसीलिए आइडियलिज्म माना जाता है। प्रोइबल फिलॉसफी एज ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, बिल्कुल ही आइडियलिस्ट था ये प्रोइबल। He mainly praised two great things, namely his idea of unity and diversity। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि डाइवर्सिटी के अंदर जो यूनिटी है, दिस इज बिकॉज ऑफ सम अनसीन पावर एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड हैज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। और थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है प्रोइबल ने दिए थे। विद रिगार्ड टू द फॉर्मर ही व्यूड दिस होल यूनिवर्स एज अ यूनिटी फ्रॉम गॉड द एब्सोल्यूट इन हिज बुक द एजुकेशन ऑफ मेन। इनकी बुक का नाम है द एजुकेशन इन बुक, सॉरी एजुकेशन ऑफ मेन इसकी बुक का नाम है। और इन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला जो है वो एक बाइंडिंग फोर्स है जो कि बाइंड करता है सारे इंसानों को, कायनात को। ही रिमार्क द होल वर्ल्ड द ऑल द यूनिवर्स इज अ सिंगल ग्रेट ऑर्गेनिज्म। ये जो सारे कायनात है ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, which in internal uniformity manifest itself
This principle of uniformity expresses itself as much as external nature is in spirit. Life is the union of the spiritual with the material. ये देखो spiritual और material दोनों को, जो कि realism और idealism, जब बल्कि आइडियलिज्म प्लस नेचुरलिज्म, इन दोनों के आइडियाज को बाइंड रखते हुए ये अपनी फिलॉसफी जो है वो पेश कर रहा है। ठीक है, विदाउट माइंड ऑफ स्पिरिट मैटर इज लाइफलेस। बगैर दिमाग के या बगैर के माइंड के, स्पिरिट के, जो हमारे पास मैटर है, दिस इज लाइफलेस। ठीक है, तो मैटर की बात कौन करता है? रियलिज्म करता है। जबकि माइंड की बात कौन करता है? आइडियलिज्म करता है। तो ये कहते हैं कि नहीं, दोनों होने चाहिए। इट रिमेन फॉर्मलेस एंड इट्स मियर क्योस। ये एक धोखा है। ठीक है, विदाउट आइडियाज। अच्छा, मेथड क्या है किंडरगार्टन की? तो इसमें तीन चीजें होती थी, गिफ्ट, ऑक्यूपेशंस एंड सॉन्ग्स। इसका जो स्कूल है, जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है इसका, तो जो गिफ्ट होते थे उसमें वही चीजें होती थी जो कि हम उठा के जब हम इस्तेमाल कर ले तो उसको हम ओरिजिनल फॉर्म में वापस रखते हैं। दिस इज गिफ्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल पड़ा हुआ है, आपने उसको उठा लिया, टीचर ने उसको टीच किया, स्टूडेंट ने उसको देख लिया, आपने वापस उसको अपने ओरिजिनल हालत में रख दिया। दिस इज गिफ्ट, जो कि किंडरगार्टन स्कूल में प्रेजेंट है। सेकंड जो है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन और ऑक्यूपेशन। कंस्ट्रक्शन और ऑक्यूपेशन में वही चीजें होती थी जो कि बच्चे उनसे कुछ चीजें बनाते थे। ठीक है, तो चीजें बनाने के लिए जो चीजें यूज होती थी उनको इन्होंने क्लासिफाई किया था ऑक्यूपेशन में, उसके अंदर इन्होंने रखा था। और सॉन्ग्स में क्या होंगे? स्कूल के अंदर गाने नहीं होंगे, सॉन्ग नहीं होंगे। सॉन्ग का मतलब है राइम्स होंगे, और राइम जो है ये स्टूडेंट्स के अपने बनाए हुए पोइम्स होंगे। मतलब जिस तरह ये जो पोइम पाम में जब कोई चीज गुनगुनाता है तो फिर वो जो है जहन को बहुत ही अच्छी लगती है, और उसको याद करने में वो मतलब स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म वो मेमोरी के अंदर रहते हैं। तो इसीलिए ये सॉन्ग, ऑक्यूपेशन और गिफ्ट का कंसेप्ट भी जो है किंडरगार्टन में मौजूद है। प्रोएबल किंडरगार्टन वाज अ मिनिएचर स्टेट फॉर चिल्ड्रन इन which they move freely and joyfully. Of course, with due consideration for each other, there are no books prescribed. The entire school program gives training and self-expression through songs, movement and construction. स्कूल एक स्टेट होगा, छोटा सा एक रियासत होगा, बच्चे फ्रीली उसमें मूवमेंट करेंगे। उसमें तीन चीजें होगी, मूवमेंट होगा, सॉन्ग होगी और कंस्ट्रक्शन होगी, जिसको इन्होंने गिफ्ट, ऑक्यूपेशंस और सॉन्ग का नाम भी दिया है। गिफ्ट्स क्या होंगे? गिफ्ट्स आर द मटेरियल व्हिच इज टू बी रिटर्न इन ओरिजिनल फॉर्म। Occupation consists material for construct and rhymes are poems by student to present. Songs या rhymes जो होंगे वो पोइम्स होंगे जो स्टूडेंट क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने किंडरगार्टन का कंसेप्ट दिया था। प्रेडक्ट प्रोबेल को अगर हम देखें तो ये मुतासिर था पिस्तौलजी से। इसका ताल्लुक जो है वो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से है, और जो पिस्तौलजी है उसका ताल्लुक जो है वो नेचरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से है। इन्होंने जो फिलॉसफी दी थी वो दी थी कि ये जो है सारी कायनात एज अ होल ऑर्गेनिज्म है, और इसको बाइंड रखता है स्पिरिचुअलिटी और एक अनसीन फोर्स जिसको हम अल्लाह ताला कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने किंडर किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था। किंडरगार्टन का लफ्जी माना है गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। उसमें इन्होंने तीन चीजें कही थी कि एक छोटा स्कूल, एक छोटा सा स्टेट, एक रियासत होना चाहिए जिसके अंदर सॉन्ग्स हो गए, मूवमेंट होगा एंड कंस्ट्रक्शन होगा, या गिफ्ट, ऑक्यूपेशन और सॉन्ग्स होंगे। गिफ्ट वही चीजें होंगी जिसको ओरिजिनल फॉर्म में वापस किया जाएगा, ऑक्यूपेशन वही चीजें होंगी जिससे चीजें कंस्ट्रक्ट की जाएगी, और सॉन्ग जो होंगे वो राइम्स होंगे, वो पोइम्स होंगे जो स्टूडेंट क्या करेंगे? खुद ही बनाएंगे। और इसी तरीके से वो जो है अपनी जो, जिस तरह हम रिसाइटेशन करते हैं, रिसाइट करेंगे अपनी लर्निंग को। ठीक है, अच्छा हर्बर्ट स्पेंसर को अगर हम देखें तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है, अच्छा इस हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ते हैं, बस ये लास्ट जो है कॉपी है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जहां भी आएगा तो वहां पर लेसन प्लानिंग में इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है। ये भी पूछा गया है, लेसन प्लानिंग के बारे में पूछा गया है कि लेसन प्लानिंग के बारे में कुछ बताओ, या व्हाट इज लेसन प्लानिंग। ठीक है, तो लेसन प्लानिंग पे हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत ही ज्यादा काम किया है, और इन्होंने कहा था कि लेसन प्लानिंग के 5 स्टेप है। एक है प्रिपरेशन, फिर होगा प्रेजेंटेशन, फिर होगा एसोसिएशन, फिर होगा एप्लीकेशन एंड जनरलाइजेशन। इसके बाद मुरिजन आता है, और मुरिजन ने भी कुछ अपने स्टेप्स दिए हैं। ठीक है, 5 ईज का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था।
मोरिजन ने, ई, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है, he proposed theory of ideas, which means that ideas which are similar make homogeneous group while two different ideas combine together। इन्होंने theory of idea भी दी थी। इन्होंने कहा था कि जो सेम आइडियाज होंगे वो होमोजीनियस ग्रुप में चले जाएंगे, एक स्कीमा से इनके अंदर होगी, चले जाएंगे उधर, लेकिन जो डिफरेंट होंगे वो कंबाइन होंगे, ठीक है। मतलब चीजें बनाने की कोशिश करेंगे, लेंथी होना शुरू होंगे चीजें जो डिफरेंट होंगे, ठीक है। He also gave 5 steps of lesson planning, which includes preparation, presentation, association, application, and generalization. He divided curriculum into historical, language and literature, and scientific. हिस्टोरिकल और साइंटिफिक में इन्होंने जो है करिकुलम को डिवाइड किया था, ठीक है। अच्छा, पालो प्रायर जो है ये एक ही बंदा रहता है, तो मेरे ख्याल में टाइम है, इसको वाइंड अप करते हैं। पालो प्रायर, सिंपल पास में मैं आप लोग को बताता हूँ, इन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था क्रिटिकल पेडागॉजी का। इनकी 1921 में ब्राजील में इसकी बर्थ होती है। 1935 में इसकी फादर की डेथ हो जाती है। 14 साल बाद और 1930 में इकोनॉमिक रिसेशन जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक हालात ब्राजील के, चूंकि एक ब्राजीलियन था, इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं थे, तो इसके फादर जो है उसके डेथ हो गई 1935 में। और इनको एजुकेशन कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल पड़ा, जिसको हम रिकंस्ट्रक्शनिस्ट फिलॉसफी में हमने इसको पढ़ा भी था। तो इन्होंने फिर कहा कि जो नॉलेज है इसमें पावर है, लेकिन इसी नॉलेज को ऐसा होना चाहिए जो कि सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करे, नॉलेज को रिकंस्ट्रक्ट करे, ठीक है। तो पायल प्रायर बॉर्न इन 1921 इन ब्राजील, प्रायर एक्सपीरियंस फर्स्ट hand the political instability as well as the economic hardship of the 1930s. Prior father died during the economic depression of the 30s, and as a young child, Prior come to know the crippling and dehumanizing effect of hunger. crippling कहते हैं अपाहिज को, माजूर को, मतलब बिल्कुल ही वो माजूर था, किस तरह वो हासिल कर सकेगा, एज सच फिजिकल माजूर नहीं था। Young Pryor saw himself being forced by the circumstances to steal food for his family, and he ultimately dropped out of the elementary school to work and help his family financially. It was through these hardship that Pryor developed his sense of solidarity with the poor from childhood, and Pryor made a conscious commitment to work in order to improve the conditions of marginalized people. इसमें एक सेंस आ गई, इन्होंने इंटरनलाइज किया, ठीक है, कि ये गुर्बत पे एक चीज होती है। और इन्होंने करिकुलम में फिर क्या इंक्लूड किया, इन्होंने करिकुलम में जो चीजें इंक्लूड की थी वो हमने पहले पढ़ी थी, उसमें सोशल इश्यूज थी, हंगर, पावर्टी, करप्शन, ठीक है। ये चीजें जो है इनकी करिकुलम का हिस्सा है। और इन्होंने क्रिटिकल पेडागाजी और पेडागाजी ऑफ ऑपरेस्ड इसका कंसेप्ट दिया था। एंड क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, मतलब जो कॉन्शियसनेस है वो क्रिटिकली होनी चाहिए, चीज़ों को क्रिटिकली देखना चाहिए, जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है उन दोनों को देखना चाहिए। प्रोपोनेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिस्ट फिलॉसफी, इसका प्रोपोनेंट है पेडागॉजी ऑफ ऑपरेस्ड भी इन्होंने दिया है। बैंकिंग मेथड, इन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन है दिस इज जस्ट लाइक बैंक, इस पे जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ये आपको आउटपुट देगा, दिस इज बैंकिंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे भी ये बिलीव करते थे। टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशन शैल बी डेमोक्रेटिक, और टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना